Hello everyone. I am Kriti Kumari. Welcome you all in my class of Youth Academy. As you already know that going, we already continued NCERT class 6 polity, in which I already complete chapter 1, and now today we will look about chapter 2. So let's get started. आज हम chapter 2 पे पढ़ेंगे. चैप्टर 2. तो हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था वो डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी पे था, और जो ये चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पे है. डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. जो कि चैप्टर 1 था वो डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी पे था. इनइक्वालिटी, इसको थोड़ा हम रिकैप करें तो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, और फिर हमने इक्वालिटी के दो टाइप्स देखे थे. इक्वालिटी था एक, और एक इक्विटी था. इक्विटी वो था कि इंसान के नीड्स के, उसके वांट्स के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना. इक्वालिटी वो था कि हर इंसान को, सबको एक ही जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. तो इक्वालिटी और इक्विटी में ये अंतर है कि वो पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इक्वालिटी में सारे इंसान को एक ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि एक रिच है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ. जैसे आपको चैप्टर 1 अभी हम जस्ट शुरुआत ही किए हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकैप दे रही हूँ चैप्टर 1 का. इक्वालिटी में अगर हम अंतर जाने, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिच और पुअर का. हमें पता है रिच के पास ऑलरेडी बहुत ही वेल्थ है, उनको और फर्दर वेल्थ की ज़रूरत नहीं है. पुअर के पास वेल्थ नहीं है, मनी नहीं है, तो उनको वेल्थ की ज़रूरत है. लेकिन इक्वालिटी में क्या होता है कि माना मैंने पुअर को 100 रुपये दिए, इनको सारे पुअर्स को मैंने पुअर 1, पुअर 2, पुअर 3 को 100 रुपये दिए. तो इसमें क्या होता है कि सबको एक ही हिसाब से अपॉर्चुनिटी देना. मतलब इसको मैंने 100 रुपये दिए, मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, मैंने रिच को भी 100 रुपये दिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास है या नहीं है. मैंने दोनों को समान रूप से एक ही लेंस से देखा, व्यू किया एक ही लेंस से, दोनों को 100 रुपये प्रोवाइड किए. अब इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में एग्जाम्पल ले, रिच है, पुअर है. पुअर के पास ऑलरेडी वेल्थ है, तो मैं पुअर को ऑलरेडी उसके पास वेल्थ है, उसके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है, प्रोवाइड ऑलरेडी की गई है, तो उनको आगे मैं फर्दर क्यों अपॉर्चुनिटीज दूं. उस अपॉर्चुनिटीज को मैं पुअर को और वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए यूज कर सकती हूँ, तो उसको इक्विटी कहते हैं. तो ये इक्वालिटी इक्विटी में जान लिया. इनइक्वालिटी नेगेटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कहते हैं. डाइवर्सिटी पता है, डाइवर्सिटी को हमने टाइप्स में देखते हैं. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज होती है, रेस होता है, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है. ये डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता. विभिन्नता ये हो गया. डिस्क्रिमिनेशन तब बन जाता है जब उस विभिन्नता को हम नेगेटिवली ट्रीट करने लगते हैं. नेगेटिवली ट्रीट करने लगते हैं. इसको एग्जांपल में हम, कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी है. कास्ट सिस्टम हिंदू, जो कि हिंदू एक रिलीजन है, जो कि एक डाइवर्सिटी है इंडिया की, पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया की रिलीजियस्टिक पार्ट है, उसको हमने नेगेटिवली ट्रीट किया. वर्णास में डिवीजन किया, 4 वर्णास दिए, शूद्रास को उनको इनइक्वालिटी की तरह देखने लगे. तभी तो SC ST रिजर्वेशन की बात की जाती है, जो कि एक फॉर्म ऑफ इक्विटी है, ना कि इक्वालिटी. ऑलरेडी अपर कास्ट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है, ऑलरेडी अपर कास्ट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हैं, इसलिए उनको इक्वालिटी के नहीं इक्विटी के अंदर देखते हैं. इंटेलिजेंस डिफरेंशिया यूज करते हैं इसमें. कलेक्टिव डिफरेंसेस की बात होती है इसमें, सिंगल डिफरेंसेस की, कलेक्टिव डिफरेंसेस की. लोगों के बीच में कैसी डिफरेंसेस है, अकेला कभी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर डिफरेंस क्रिएट करते हैं. डिफरेंस होना गलत नहीं है, डिफरेंस को नेगेटिवली ट्रीट करना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है.
तो ये चैप्टर 2 का मैंने बता दिया, चैप्टर 1 को रिकैप कर लिया। चैप्टर 2 में ये डाइवर्सिटी हमने पहले जान लिया था। आज हम डिस्क्रिमिनेशन पे और उसके टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एक लास्ट स्टेज हो जाता है, इससे पहले प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप आता है। तो स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज पे देखेंगे। जैसे हमने बोला डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज, लेट मी, तो डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज, देयर इज अ 8 मेजर रिलीजन in the world. Every of them is practiced in India, practiced and recognized in India. We have more than 600 languages. They are people's mother tongue, and there are more than 100 of dance forms. जो इतना एम्फेसिस किया गया है कि इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया का रिच हेरिटेज कैसा है, इंडिया का रिच डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया में 8 मेजर लैंग्वेजेस है, उसको सब डिवीजन करें तो बहुत सारी माइनर लैंग्वेजेस है इंडिया में, तभी तो इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लोगों में देखा जाता है। एवरी ऑफ सिंगल ऑफ देम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हर एक रिलीजन को इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है। वी हैव 600 लैंग्वेजेस, पीपल्स मदर टंग, जो 600 लैंग्वेजेस वो पीपल्स के मदर टंग है। बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस एंड रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्टिंग है, इंट्रो है किसी भी आंसर को बताने का, जो कि आप डाइवर्सिटी को बता रहे हैं इंडिया का। बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रो की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर में भी। मदर टंग है। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस, फोक डांस, रीजनल डांस, उसके डाइनिंग पैटर्न्स, ये सारी डाइवर्सिटी को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये हमने ब्यूटीफुली डाइवर्सिटी को देखा। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज को अब हम देखेंगे। प्रेजुडाइज एक नया वर्ड है ये आपके लिए, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए प्रेजुडाइज वर्ड बहुत ही ब्यूटीफुली एनसीईआरटी में बताया गया है। प्रेजुडाइज का मीन्स है जज अदर पीपल्स नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। प्रेजुडाइज का फॉर्म तब क्रिएट हो जाता है, इंडिया में प्रेजुडाइज का सबसे डेंजरस फॉर्म रिलीजन के रूप में देखा जा सकता है। रिलीजन, जिसमें रिलीजन में एक रिलीजन 1 एंड रिलीजन 2, एक रिलीजन अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है, डोमिनेंट मानता है। डोमिनेंट, सुपीरियर मतलब उच्चतर मानता है, वो कहता है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, उसको सुपीरियर कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और अपने रिलीजन को, उस इंफीरियर रिलीजन जिसको वो R1 को मान रहा है, उसको डोमिनेंट इंफीरियर मानता है। वो कहते हैं तुम्हारा रिलीजन इंफीरियर है, उनको नेगेटिवली देखते हैं। तब ये प्रेजुडाइज में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिलीजन एक काइंड ऑफ प्रेजुडाइज है, जो कि एक इसका एग्जाम्पल है प्रेजुडाइज का। और प्रेजुडाइज जेंडर बेस पे भी प्रेजुडाइज देख सकते हैं, वुमेन्स एंड मेन में। जब पेट्रियार्कल सिस्टम में, पेट्रियार्कल पुरुष सत्ता वाले होते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम में जब वुमेन्स को इंफीरियर मानते हैं, उनको नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं सती। एंशिएंट में सती प्रैक्टिस होती थी, जो कि उसके जिनके हस्बैंड्स मर जाते थे, उनके चिता पे जिंदा पत्नियों को बैठा दिया जाता था और वो सती हो जाती थी, जिसका दूसरा फॉर्म जौहर भी कहते हैं। जौहर राजस्थान में बहुत प्रिवलेंट है था। अभी इस पे सती पे बहुत अच्छा एक्ट भी लाया गया है। नेगेटिवली सती को देखा जाता है। डाउरी प्रैक्टिस भी नेगेटिवली है, जो वुमेन्स को इंफीरियर करिए। सारे डायरेक्टली वुमेन्स की पोजीशन को वीक करते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। When our opinion about certain peoples are always negative, seeing them lazy and sting. इसमें always वर्ड को एम्फेसाइज करने की जरूरत है। जब हम सोचते हैं कि कोई पीपल, कोई दूसरा इंसान हमेशा लेजी है या स्टिंगी है, इसको एक वर्ड में बोला गया है। आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, आप किसी भी इंसान को गलत तरीके से जज कर सकते हैं, और वो इतना आपका प्रिवलेंट हो जाता है थॉट कि आप उसको
हमेशा एक ही देखते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पाते, इतना इतना रिजिड थॉट बन जाता है, वही प्रिजुडाइज है। प्रिजुडाइज का जेंडर में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप क्या आ जाता है, स्टीरियोटाइप हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्टीरियोटाइप statement we have here constantly and accept without even thinking, and we start believing that each of one us must behave accordingly. When we fix people into one image, we create stereotype. इसमें सब एक ना एक नेगेटिव फॉर्म को बता रहे हैं। स्टीरियोटाइप फर्स्ट फेज हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग नेगेटिव इमेजेस। हम पहले स्टीरियोटाइप आता है, उसके बाद प्रेजुडाइज आता है, और लास्ट स्टेज पे आता है डिस्क्रिमिनेशन, जहां से डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हम स्लोली किसी एक इंसान को एक इमेज के थ्रू देखना, एक लेंस के थ्रू देखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मानते हैं स्कूल में हम होते हैं ना, स्कूल में सब बच्चे किसी लेजी बच्चे को देखने लेजी बच्चे के ख्याल बनाने लगते और सोचने लगते हैं यार ये तो बहुत लेजी है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया उसको नेगेटिवली जज करने का। तो जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट फेज होता है, वो स्टीरियोटाइप बनता है। ये हम अभी स्टीरियोटाइप करें कि अरे ये तो बहुत लेजी है, ये कुछ कर नहीं सकता। अब सेकेंड फॉर्म रहता है प्रेजुडाइज। अब हम अपने थॉट को इतना रिजिड बना देते हैं, इतना कठोर बना देते हैं कि हम सोचते हैं ये लेजी के साथ भी किसी काम के लिए कैपेबल नहीं है, इसको कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ उससे यूजफुल, प्रोग्रेसिव, एफिशिएंट रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस सेकेंड फेज ऑफ नेगेटिविटी है। थर्ड फेज में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जो सोसाइटल बेस पे देखा जा सकता है। ये इंडिविजुअल बेस पे होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल बेस पे होता है, और ये प्रेवलेंट हो जाता है सोसाइटी के थ्रू, स्प्रेड हो जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी है जो कि लास्ट में डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज हो जाता है किसी चीज को नेगेटिव ट्रीट करना है, मेकिंग स्टीरियोटाइप। ऐसे स्टेटमेंट्स बनाना, स्टेटमेंट्स हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाता है जो किसी इंसान की या किसी सोसाइटी के किसी रिलेशन को नेगेटिवली ट्रीट करता है। एग्जाम्पल में चिल्ड्रेन वर सीन एज डिसेबल्ड, इसमें एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन वर सीन एज डिसेबल्ड, दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इन चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ये वर्ड्स किस लिए चेंज किया है, इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है इस वर्ड को। पहला ही हमारा वन था स्टेटमेंट, वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। अगर हम कॉन्स्टेंटली डिसेबल्ड वर्ड को सुनते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो हमारा माइंडसेट हो जाएगा ये डिसेबल्ड है, किसी चीज के लिए नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। तो इस जो वर्ड को हम सुनने लगते हैं ना, हम विदाउट कुछ सोचे, कुछ जाने बिना हम सोचते हैं हाँ ये सही है, क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं तो ये सही होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसेबल्ड वर्ड को हटाया, जिससे स्टीरियोटाइप ना क्रिएट हो सके, स्टीरियोटाइप को ना क्रिएट हो सके। इसलिए ये डिसेबल वर्ड को हटा के उन्होंने स्पेशल नीड्स किया। स्पेशल नीड्स मतलब उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो अपने वेल बीइंग को, अपने ग्रोथ को, अपने माइंड को और डेवलप कर सके। इक्विटी की बात हो रही है, तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कैसे लिंक्ड है इसमें आप देख सकते हैं। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिविंग लार्ज लेटर्स, देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स आर टू गिवन। तो स्पेशल नीड्स को हम उस स्पेशल नीड चिल्ड्रन की थॉट्स और थिंकिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और सोसाइटी की स्टीरियोटाइप से क्रिएट करने से रोक रहे हैं, ताकि वो स्टीरियोटाइप बाद में प्रिवेंट होकर प्रेजुडाइज ना बन जाए, जो कि एक ऑलवेज थिंकिंग क्रिएट कर दे और जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन ना बन जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रिवेंट करना, टू मेक डिस्क्रिमिनेशन। ये इस पूरे चैप्टर में 3 ही वर्ड था जो पूरा घूम के आ रहा था, क्योंकि चैप्टर 1 से कनेक्ट था। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, फिर से चैप्टर 1 पे हम आपको इसके लिए चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि चैप्टर 1 में
केस स्टडी दी हुई थी 2 चिल्ड्रंस की, उससे कैसे बताया गया था कि वो इनइक्वालिटी में कैसे रह रहे हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। डाइवर्सिटी तो उनमें रिलीजन बेसिस पे डाइवर्सिटी बताई गई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बताई गई थी, बट डिस्क्रिमिनेशन उस डिफरेंसेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्रिएट हुआ और उस डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी कैसे आई, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड और स्टीरियोटाइप। और वर्ड है, इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, मतलब प्रेजुडिस को स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं, स्टीरियोटाइप को प्रेजुडिस, बट ये सेकेंड फेज ऑफ नेगेटिविटी है, ये फर्स्ट फेज ऑफ नेगेटिविटी है। इसमें हम स्टेटमेंट यूज करते हैं विदाउट थिंकिंग, और इसमें हम मान लेते हैं, अपने उस स्टेटमेंट को हम जीने लगते हैं, और फिर इन दोनों से हमारा एक्ट बनता है जिसको डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक्ट क्या है? एंशिएंट सोसाइटी में वर्णास थे, बहुत अच्छा कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही प्रेवलेंट है इंडियन सोसाइटी में टिल टुडे। दलित जिसे बोलते हैं, डाउन ट्रोडन, ब्रोकन भी बोलते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन भी बोला है जिन्हें, उन सबको, और इंडियन सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से जाने जाते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में हिंदू सोसाइटी थी, डिवाइडेड थी हिंदू सोसाइटी, उसमें 4 वर्णास थे। शूद्रास, लेट मी क्रिएट फॉर आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपर, सबसे ऊपर जो हायरार्की में होते थे उनको बोलते थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण, क्षत्रियास, जो वॉरियर्स होते थे, ये वॉरियर्स होते थे, वॉर्स लड़ते थे। ब्राह्मण्स प्रिस्ट होते थे। फिर आते थे वैश्यास, जो कि मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, गिल्ड्स होते थे। फिर आते थे लास्ट में शूद्रास, शूद्रास जिसे डाउन ट्रोडन, अनटचेबल, दलित, हरिजन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप से जाने जाते हैं। तो ये शूद्रास थे, ये एंशिएंट से आए थे। अभी ये प्रेवलेंट कैसे हैं? आपने सोचा, हम तो एंशिएंट में रहने नहीं गए थे, हमें नहीं पता एंशिएंट में क्या हुआ है, पर अभी तक प्रेवलेंट कैसे हैं? जनरेशन्स की थॉट्स और थिंकिंग्स उनके एंसेस्टर से उनको कैसे फॉरवर्ड की गई है ये बताता है। और उनकी जो थॉट और थिंकिंग, ऐसा तो नहीं है वो स्टोरी के रूप में बता रहे थे, उन्होंने एक एक्ट के थ्रू देखा होगा कि उनके कैसे ग्रैंड पेरेंट्स, एंशिएंट समय में ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कैसे एक्ट के थ्रू शूद्रास को डिस्क्रिमिनेट करते थे। शूद्रास को बोला जाता था, शूद्रास लोग होते थे डाउन ट्रोडन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। विद फुल हम्बल रिस्पेक्ट के साथ मैं इनको बता रही हूँ, शूद्रास होते थे जो कि बहुत ही विलेज के बहुत ही दूर रहते थे। उनको कहते थे कि इनकी परछाई भी हमारे लिए अशुद्ध होती है। इसे बहुत अच्छी किताबें भी हमारे जो BR अम्बेडकर है, आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने कैसे इस एक्ट को हटाते हुए कैसे इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की रिजर्वेशन के थ्रू, जो कि एक वे है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये एक्ट बन जाता है जब हम अपनी प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप पे एक्ट करने लगते हैं, एक्शन करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेते हैं। इट कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्वल रीजन्स क्या है डिस्क्रिमिनेशन होने के? डाइवर्सिटी को नेगेटिवली ट्रीट करोगे तब वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव है, इंडिया के लिए डाइवर्सिटी होना बहुत ही अच्छी चीज है। डाइवर्सिटी को आप नेगेटिव मत देखिए, डाइवर्सिटी एक यूनिटी क्रिएट करती है। कोई एग्जिस्टेंस कैसे इंडिया में इतने सालों से डाइवर्सिटी होते हुए भी इतना ब्यूटीफुली इंडिया आगे चल रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप होने के कारण ये रीजंस बन जाते हैं डाइवर्सिटी करने के। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, they are poor and they belong to group of whose culture is not valued। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होते हैं? पुअर है, मॉनिटरी पुअर नहीं, पैसे से रिलेटेड पुअर नहीं, वैसे भी उनको सोसाइटी में पुअर माना जाता है, लो इंफीरियर माना जाता है, और उनके कल्चर को वैल्यूड नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ये सारे रीजन है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के। लेट मी गो फर्दर ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके एक्ट्स को इसमें बताया गया है। लेट मी रीड आउट, इसमें नथिंग टू मच अंडरस्टैंड है। हमने जो भी सारे जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड थे, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड डिफरेंस, डाइवर्सिटी ऑलरेडी हम जान लिए। इसमें बस NCERT का एक टच दिया है
ताकि आप ऐसे मत ना सोचें कि एनसीईआरटी को छोड़ दिया गया है। इसमें एक टच है एनसीईआरटी का, तो हम इसको पढ़ेंगे। अगेंस्ट, बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन कास्ट सिस्टम communities, groups, peoples were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below them। मैंने आपको पिरामिड में बताया था, ये बिलो है, ये अबव है। अबव में स्टार्टिंग के 2 सुपीरियर माने जाते थे सोसाइटी में, लास्ट के 2 इंफीरियर माने जाते थे। उसी के अगेंस्ट ये इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे किसी एक्ट के थ्रू, एक्शन के थ्रू। Those who held them at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves superior। जो इस लैडर में, अगर हम लैडर भी क्रिएट करें सीढ़ी की तरह, ये जो ब्राह्मण्स होते थे और ये वैश्य क्षत्रियास होते थे, ये अपने आप को अपर कास्ट का मानते थे, ऊंची जाति। अपर कास्ट मतलब ऊंची जाति, ऊंची जाति का सुपीरियर मतलब इनके कल्चर को बहुत ही वैल्यूड किया जाता था, इनसे ये ज़्यादा सुपीरियर थे, एक्नॉलेज थे। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchable। जैसे मैंने कहा untouchables, शूद्रास, हरिजन, गांधी जी का दिया हुआ ब्यूटीफुल वर्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन सबको सेम ही, इनको एक करके दलित लिटरेचर है जिसमें अनटचेबल्स को दलित लिटरेचर के थ्रू बताया गया है। अनटचेबल्स को बॉटम में माना जाता था, जिसको अनवर्दी माना जाता था, कहते थे किसी काम के नहीं है, आपकी परछाई भी हमारे कास्ट को इम्प्योर कर देगी, क्योंकि ये सबसे प्योर होते थे। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की कहानी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। बोलते थे जो अपर कास्ट के थे वो प्योर होते थे, पवित्र होते थे, और जो लोअर कास्ट के होते थे वो पॉल्यूट होते थे, अपवित्र होते थे, पॉल्यूट, गंदगी बोलते थे हिंदी में जिसे बोला जाता है। Thus upper caste acted in ways which did not give them so called untouchables the same right। तो इसमें वही बोला गया, अपर कास्ट ने इस वे में एक्ट किया जिससे जो लो लैडर के बॉटम वाले लोग थे वो कैसे अनटचेबल माने गए, जिनके राइट्स का हनन हुआ, जिनका राइट वॉलेट हुआ, कटेल हुआ, उनके बस अपर कास्ट के एक्ट के थ्रू इतना जनरेशन से जो इनके साथ हो रहा है वो इतना हुआ कि उनके राइट्स तक नहीं मिले। इस राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए आज हम इस चैप्टर पे पढ़ रहे हैं, ताकि ये जो थॉट्स, ये एक्शन प्रिवलेंट हो रहे हैं इतने सालों से, वो फर्दर ना हो पाए, यूथ जनरेशन एक्नॉलेज हो सके आगे की। NCERT is very a good book. You must read all this chapter, beautifully written book. So on being discriminated, इसका फर्दर है दलित, जिसकी मैंने आपको बताया दलित ब्रोकन भी बोलते हैं जिन्हें। Dalit term was people belonging to so-called lower caste use the address themselves. They prefer the word untouchable. वो अपने आप को अनटचेबल वर्ड प्रेफर करते हैं, लेकिन दलित भी उन्हीं को कहा जाता है। ये सारे सिनोनिम्स की तरह देखे जा रहे हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। दलित मीन दोज हु हैव बीन ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब है जो इतने सालों से दबाए जा रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप अनवर्दी हो, इन्फीरियर हो, आप पॉल्यूट हो, तो उनको ये ब्रोकन वर्ड उनकी कंडीशन को बताया जा रहा है कि वो मेंटली इतने ब्रोकन हो सकते हैं कि सोसाइटी में उनको एक ड्यू राइट नहीं मिल रहा है, ड्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित शोज हाउ सोशल मीडिया prejudices and discrimination has broken Dalit people. The government refers this group of people as scheduled caste। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा, लेवल्स अनटचेबल्स, दलित एंड ब्रोकन सब एक ही वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्ड्स को ना यूज करते हुए उन्हें शेड्यूल कास्ट बोलती है। जैसे कि हमने पहले देखा, डिसेबल्ड वर्ड ना बोलते हो हम स्पेशली नीड के बच्चे को मानते हैं। जो ये वर्ड का सारा गेम है ना, ये हमारे मेंटल आइडिया को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, इसमें वर्ड्स का गेम है ये। अगर हम, जैसे हमने बोला क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होता है, एक स्टेटमेंट से स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, एक वर्ड से स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। अगर हम उस वर्ड को कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे तो हम मानने लगेंगे कि हाँ ये सच है,
फिर वो इतना मान जाएंगे कि हम उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, प्रीच करने लगेंगे एंड स्प्रेड भी करने लगेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। तो ये वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल कास्ट, ब्रोकन, अनटचेबल एंड दलित को दिया है, जो कि सब एक ही वर्ड है। उनको ड्यू रिकॉग्निशन देने के लिए, ड्यू राइट, ड्यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको एक रिस्पेक्टफुल वर्ड में कंस्ट्रेंट किया गया है। जैसे कि मैंने पहले बोला, बी आर अम्बेडकर बहुत ही लीडर, एक दलित लीडर की तरह उभरे थे, जो कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, इतना ऑसम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि उनके आइडियाज आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से प्रिवलेंट है, उनसे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस सोसाइटी क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी थोड़ी हम बायोग्राफीज पढ़ लेते हैं, इनके अबाउट पढ़ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा है, इनके आइडियाज पे स्ट्रक्चर्ड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट, इनकी स्पिरिट है, जो सोल है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे क्रिएट किया है। इज ऑल्सो द बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित। ये लीडर ऑफ दलित माने जाते हैं। इन्होंने दलितों के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी काम किया। क्यों किया? क्योंकि खुद एक महार कास्ट के थे। महार कास्ट इंडियन सोसाइटी में दलित की तरह देखा जाता है। इनके साथ बचपन से ही अनटचेबल ट्रीट किया गया, इनको ब्रोकन ट्रीट किया गया। इन्होंने इतना होते हुए भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर दलितों को ड्यू राइट्स प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया विद अदर्स लीडर्स विद सेम थिंकिंग एंड थॉट्स। Dr. Ambedkar, he was the first person from his caste, first person who completed his college education and went to England to become a lawyer. He was a lawyer. He encouraged Dalit to send their children to school and colleges. उनको दलितों के साथ इतना नेगेटिव ट्रीट होता था अपर कास्ट के थ्रू कि उनको स्कूल एंड कॉलेजेस में स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती, मौका तक नहीं मिलता था उन्हें। He urged Dalit to take the different kind of government jobs in order. गवर्नमेंट जॉब्स क्यों बोला? गवर्नमेंट जॉब्स उस समय में सुपीरियर माना जाता था, जो कि आज भी माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स लोगे तभी जाके आपकी सोसाइटी में कंडीशन सही होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब थे वो सारे अपर कास्ट के लोग लेते थे, क्योंकि दलितों को, लोअर कास्ट के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इतना ग्रोथ कर सके कि एक प्रिविलेज कंडीशन में आ चुके, प्रिविलेज स्टेटस ले सके सोसाइटी में, जो कि गवर्नमेंट थ्रू पे हो सकता था। ये वे था दलितों को ड्यू राइट्स दिलाने का, जो कि उन्होंने खुद गवर्नमेंट में आके किया। मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इन द टेम्पल्स। टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी उन्हें, इन्होंने उनके खिलाफ कन्वर्टेड बुद्धिज्म। लास्ट में इन्होंने बुद्धिज्म को इसलिए कन्वर्ट किया, इन्होंने देखा कि सारे कास्ट में, इधर क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सारे कास्ट में देखा जाए कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है। उन्होंने पाया कि बुद्धिज्म ही ऐसा रिलीजन है जहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट हो रही है, तो उन्होंने बेसिकली एक सिंबल की तरह अपने इस कास्ट को कन्वर्ट किया। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर द फ्यू बट फॉर द ऑल पर्सन। उन्होंने कहा हमें कास्ट सिस्टम को इतना ऐसे तरीके से हटाना पड़ेगा कि उससे बस एक दो लोगों को फायदा ना होता, कि पूरी सोसाइटी को जाके जिससे इम्पैक्ट पड़े, जिससे एक्शन के थ्रू वो डिस्क्रिमिनेशन को इरेज कर सके। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इतना बढ़ने के बाद लास्ट में जो हमारे दलित वुमेन्स थी, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इन द टेम्पल। इनका फर्स्ट स्टेप था ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज एजिटेट किया, टेम्पल में एंट्री पाया। वुमेन्स डिमांडेड दे शुड हैव राइट टू एजुकेशन एज मैंडेट। यहाँ पर वुमेन्स को एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, तो वुमेन्स ने अपने राइट्स को एक्नॉलेज करते हुए राइट टू एजुकेशन की डिमांड की।
Peasants and tribes fought to release themselves from the grasp of the money lenders. यहाँ पर सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स के हिसाब से मूवमेंट्स चलाए गए। वुमेन्स के लिए ये मूवमेंट था उनकी राइट टू एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के अधिकार के लिए। पीजेंट छोटे किसान थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, मनी लेंडर्स के कर्ज में कैसे दब जाते थे, उनसे बाहर आने का एक मौका था वो मूवमेंट। एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड, मनी लेंडर्स उनसे जो हाई इंटरेस्ट लेते थे उनसे आगे बढ़ने का एक मौका था। तो मूवमेंट जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखा जा रहा है बहुत ही इंडियन सोसाइटी में स्प्रेड हुआ, लेकिन जो सबका थॉट था उस मूवमेंट को लड़ने का वो बहुत डिफरेंट था। वुमेन्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी सोसाइटी में अपना स्टेटस लाने का। पीजेंट्स के लिए मनी लेंडर से चुंगल से हटने का एक आज़ादी था। अदर इंटेलिजेंस पीपल्स के लिए वो कॉलोनिज्म से आज़ादी थी। तो कोई ना कोई अपने अपने हिसाब से फ्रीडम मूवमेंट को देख रहा था। तो those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation should function. Constitution of India एक ऐसा बुक है जिसमें रूल्स एंड फंक्शन लिखे हैं जिससे एक नेशन चलेगा। So those leaders set out to vision and goals of the Constitution ensure that all the people of India were considered equal. Constitution में equality की बात हुई गई है, equality, fraternity and liberty की बात की गई है। Constitution that placed responsibility on the government to take special steps. These special steps we have already seen through the two examples. Disabled को specially needs provide करना, दलित को शेड्यूल कास्ट के थ्रू देखना। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट टू रियलाइज द राइट्स ऑफ इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। To the writer of the Constitution also said that respect of diversity was significant element in ensuring equality. Diversity को respect provide करेंगे तब equality ensure होगी इंडियन सोसाइटी में। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival, express their freely. लिबर्टी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियन लीडर्स ने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया। सेकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी को एम्फसाइज करता है, फ्रेटर्निटी को एम्फसाइज करता है। फ्रेटर्निटी इसलिए ताकि जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी क्रिएट हो सके, उस डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो पाए। लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी फ्रीडम बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, सोसाइटी में अपने स्टेटस लेने की आज़ादी, अपॉर्चुनिटीज लेने की आज़ादी। सेकुलर की बात हो रही है कि सारे रिलीजन को इंडियन गवर्नमेंट एक समान ट्रीट करेगी, इक्वल ट्रीट करेगी, किसी को ऊपर सुपीरियर इंफीरियर ना ट्रीट कर तो इक्वल ट्रीट करेगी। इसलिए इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बिना धर्म का है। लास्ट में ये हम लास्ट पेज पे आ गए हैं। लास्ट में ये सारे मूवमेंट्स देखा, प्रेजुडाइज देखा, स्टीरियोटाइप देखा, डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी देखी। लास्ट में जो इन सब को खत्म करने का एक जरिया मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द लॉयर, द मेकर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस प्रियम्बल। ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक विजन है, एक फेस है, एक लाइट हाउस है जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हम जैसे पढ़े जस्टिस थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, एंश्योरिंग द यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे हमें डाइवर्सिटी को यूनिटी में देख रहे हैं। इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में देखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट ये है कि ये डाइवर्सिटी नेगेटिव ट्रीट होके डिस्क्रिमिनेशन ना बन जाए, इसलिए फ्रेटर्निटी वर्ड इन तीनों को इंश्योर कर रहा है। तो ये प्रेम्बल है जो कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट इनेक्ट एंड हमें दिया गया था। तो इक्वालिटी इज अ वाल दैट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल बी ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी एक ऐसा जाल है जिसके लिए हमें खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि एक्ट जो क्रिएट होते हैं ह्यूमन के थ्रू वो ह्यूमन अपने आप करते हैं, वो किसी चमत्कार के थ्रू नहीं आते। तो ह्यूमन को अपने आइडियाज को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी में ड्यू रिस्पेक्ट दे सके ऑल रिलीजन कास्ट लैंग्वेज को। पीपल struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality all them। ये जो पीपल का मिलके जो ये स्ट्रगल हुआ है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी, ये आज इंडियन गवर्नमेंट को दिस स्पार्क पे पहुंचाई है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। ये हमने चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 2 देखा, डिस्क्रिमिनेशन। हमने चैप्टर 1 में डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी पे बात की थी, आज हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पे बात की है। अब हम स्टे फॉर ट्यून फॉर चैप्टर 3 जो कि अभी कुछ समय में ही हम अपलोड कर देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी है, आपको रीड करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।